चलें जी। अब जो है हम इसको ना, हमारा जो आज का टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता जाऊं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इसमें नए भी आए हैं, जिनकी हिस्ट्री की आज की पहली क्लास है। तो मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले जो है हमने हिस्ट्री का, इंडो पाक हिस्ट्री को हम जो है ना वो इसका सिलेबस कवर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो है हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन किया था। ठीक है। जिसमें अभी तक सिर्फ हमने दो ही जो हमारी तहजीबें थी उनको ही डिस्कस किया था। बाकी जो एक गंधारा सिविलाइजेशन और एक है और छोटी सी है, वो मैं आपको उसका बाद में आइडिया दूंगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किया था हमने। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था जो सॉरी स्टार्ट किया था वैदिक वैदिक पीरियड। ठीक है। जिसमें जिसमें हमने जो है वो पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो है हमने आर्यंस को पढ़ा था। आर्यंस ने बेसिकली आके इधर बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का आगाज किया था। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमने अपना जो है वो डिस्कस किया था उसके बारे में, इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान। ठीक हो गया। ये पाकिस्तान में इस्लाम का आगाज कैसे हुआ, किधर से हुआ। उसके बाद हम आ गए थे महमूद गजनवी के बारे में हमने पढ़ा था। उनके 17 जो हमले उन्होंने किए थे उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था मोहम्मद गौरी के बारे में। काफी चीजें मैंने आपको बताई थी उनके उनके बारे में भी। उसके बाद जो अ, हमने किया था, उनके 4 जो गवर्नर थे लगाए थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। उनके स्लेव्स थे, उनको ही जो है वो अपने गुलाम वो समझते थे। सॉरी, वो उनके गुलाम थे, उनको ही वो अपनी औलाद समझते थे, और वो अपना अंपायर जो है उन 4 जो उनके बड़े गुलाम थे उनमें वो डिवाइड कर गए थे। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबिक था, जो सबसे बड़ा इसका स्लेव था मोहम्मद गौरी का, उन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत का पे जो अपनी हुकूमत स्टार्ट की थी। उधर से जो दौर स्टार्ट हुआ था 1206 में, उसको हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है। तो वो 1206 से लेके 1526 तक रही थी, जिसमें हमने वो 6 डायनेस्टीज की थी। सॉरी, 5 की थी, छठी हमने आज जो है उसको डिस्कस करना है। वो वैसे जो है दिल्ली सल्तनत का पार्ट नहीं समझी जाती। और इसका जो टेस्ट है वो भी मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया था। अब में से काफी लोगों ने वो टेस्ट अभी तक नहीं दिया, तो काइंडली वो टेस्ट भी जो है वो थोड़ा सबमिट करवाएं, ताकि पता चल सके आप लोगों की कितनी प्रेपरेशन हो गई है। उसके बाद जो है मतलब वो मैंने आपको जो है वो बताई थी, उसकी एक फनी सी ट्रिक बताई थी, मेरा काका ते सोना लगदा। इस मतलब इस तरह 5 डायनेस्टीज आपकी जो है वो कंप्लीट हो गई थी। जिसमें सबसे पहली हमारी थी ममलूक डायनेस्टी, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद खलजी डायनेस्टी थी। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी थी। ठीक है। उसके बाद सैयद डायनेस्टी थी, जिसको हम सादत डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास लोधी डायनेस्टी थी। ठीक है। 1526 तक इब्राहिम लोदी को जो शिकस्त हुई थी पानीपत की, जो पहली वार थी, वार ऑफ पानीपत। ठीक है। जिसको फर्स्ट वार ऑफ पानीपत बोलते हैं। तो उसके उसमें जो जहीरुद्दीन बाबर था उसने आके इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी। तो यहाँ तक जो है हमारा हिस्ट्री का सिलेबस कवर हो चुका है। आज हम जो है इसका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि पहले आपका काम काफी हो चुका है, और इसका जो इतना भी आपका हो गया, इसका टेस्ट होना है आगे। तो काइंडली इस चीज को अपने जहन में रख के इसको तैयार करें। और हिस्ट्री में पहले भी जैसे आपको बता चुका हूँ, हर लेक्चर में बताता हूँ कि हिस्ट्री और लिटरेचर जो होता है ना आपका अदब, इसके बगैर जो आपकी सोसाइटी होती है या माशरा होता है, ये बेकार होता है। ठीक है। जैसे हमारे इसमें हमारा मजहब का किरदार होता है हमारी सोसाइटी में, जैसे हमारी साइंस का किरदार होता है, ऐसे ही इन चीजों का भी किरदार है। और इन सब के साथ मिलके ही जो है हमारा जो है हमारी कौमियत, हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा, हमारी जो तहजीबें हैं सारी इनसे मिलके ही बनती हैं। अगर आप अपनी हिस्ट्री को मिटा देते हैं, अगर आप जो है अपने लिटरेचर को ख़त्म कर देते हैं, तो आपका आपके ये कैसे कहते हैं आपका माशरा ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। आपका कल्चर किसी और का ला के हम पे नाफिज कर दिया जाएगा, क्योंकि हम अपनी जुबान को भूल जाएंगे। ठीक है। अपनी हिस्ट्री के को भूल जाएंगे। इस तरह हमारा जो है वो कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री। और अब जो दौर आ रहा है
इसमें लोग सबसे ज्यादा इग्नोर ही इसे करते हैं। हिस्ट्री को ये समझ के छोड़ दिया जाता है कि ये खुश्क सब्जेक्ट है, ड्राई सब्जेक्ट है, और लिटरेचर की तरफ कोई वैसे नहीं आता। ठीक है, क्योंकि वो लिटरेचर को बीमार जहनों का जो है वो पैदावार करार दे के छोड़ दिया जाता है। जबकि आप दूसरी कौमों में देखें तो उन्होंने लिटरेचर को सबसे ज्यादा प्रमोट किया होता है। अमेरिकन लिटरेचर देख लें, ब्रिटिश लिटरेचर को उठा के देख लें आप। और हमारे में क्या होता है कि हमारा अब निज़ाम तालीम ही ऐसा है बदकिस्मती से कि इसमें जो है, अब देखें इकबाल, अल्लामा इकबाल के उसके बाद जो उर्दू के जिसको बाप माना जाता है, मिर्जा गालिब को, तो उनके शेर जो हैं वो जो अजीब से शेर, जाहिर है अब एक शायर होता है, उसने अपनी जिंदगी का अता किया होता है, हर किस्म के वो शेर जो है ना वो शायर अपनी जो उन्होंने बुक्स पब्लिश की होती हैं या अपना रिकॉर्ड रखा होता है उसमें, वो हर किस्म के शेर जो है वो लिखते हैं। ठीक है, अपने मूड के मुताबिक लिखते हैं। तो जो उनके शेर मतलब वो कंट्रोवर्शियल होते थे या ऐसे अजीबो गरीब से, वो हमारे निसाब में शामिल कर दिए जाते हैं। लेकिन जो हमारी तरक्की अदब उर्दू के लिए बेहतरीन होते हैं, उनको वो पीछे छोड़ दिया जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा निज़ाम तालीम ही ऐसा है। तो हमने आपने हमने या आपने या जिसने भी इसको करना है, उसने अपनी सेल्फ जो है ना, सेल्फ सेल्फ स्ट्रगल से करना है इसको। ठीक है, अपनी मेहनत से ही चीज़ें जो है ना वो करनी है, और खुद ही आगे बढ़ना है। हमारा निज़ाम तालीम ऐसा है कि जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अब देखिए, आप में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मास्टर किया होता है, किसी ने इंग्लिश में किया है, किसी ने मैथमेटिक्स में किया हुआ है, किसी ने बॉटनी में किया हुआ है। तो इसी तरह देखें, आप अगर मास्टर करने के बाद भी आपको कोई अच्छी पोस्ट नहीं मिलती, अगर आप किसी टेस्ट में बैठते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि मैं मतलब जो है वो कर क्या रहा हूँ। अगर पेपर भी देते हैं तो आपका पेपर बड़ी मुश्किल से पास होता है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से आप जो है वो क्वालिफाई करते हैं। तो कैसा कैसा हमारा निज़ाम तालीम है जो हमें 4 साल पढ़ने के बाद भी हमें जो जॉब नहीं मिलती। उससे रेलिवेंट जॉब भी बहुत कम आती हैं, आपकी 3-4 साल बाद आती हैं, और वो भी इतनी जो है इतने ऊँट ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर आती हैं। तो ये मैंने आपको जो है ना वो तमहीद बांधी है, एक पीछे से बैकग्राउंड बताया है, और बाकी बातें भी आपको जो है वो मैंने बता दी हैं। तो यहाँ तक मुझे बताएं कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी समझ ना आई हो, या कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो, तो डिस्कस करें, बताएं, ताकि हम जो है उसको दोबारा इम्प्रूव कर सकें, या इधर से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो फिर भी बताएं। सर आपकी आवाज भी आ रही है और समझ भी आ रही है। तो फिर बोलते क्यों नहीं, आप लोग बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको समझ लग गई है या नहीं लग रही। तो काइंडली जो है ना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपका सिर्फ और सिर्फ एक फायदा है इसको ज्वाइन करने का। मेजर फायदा जो आपको जो कहते हैं ना, मेजर बेनिफिट यही है कि आपको बोलने का तरीका आ जाए, ताकि जब भी आपका कहीं इंटरव्यू हो तो उधर आप जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ जो है बात कर सकें इंटरव्यूअर के साथ। तो ये आपकी प्रैक्टिस है, तो मेहरबानी करके आप क्वेश्चनिंग ज्यादा से ज्यादा किया करें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिस्कस किया करें, बोला करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये आपकी सेफ प्लेस है। ठीक है, ट्रस्टेबल है। आप इजीली जो है ना वो बातें डिस्कस किया करें, पूछा करें। इससे ही आपके जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट्स की बेस पे ही आपने आगे बढ़ना है, आपने कामयाबी के करीब जाना है। चलें ठीक है जी, हम जो है आगे बढ़ते हैं। मुगल एम्पायर जो हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो मुगल डायनेस्टी है, इसका आगाज जो है वो मुगल एम्पायर जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। इन्होंने आके जो है दरबार सगीर में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। और इधर से ये सिलसिला चलता हुआ 1526 से लेके 1857 तक जो है ना, 1857 तक जो है वो आपका चलता रहा है ये। ठीक है, बाकी जो जो मैंने स्लाइड जो मैंने सारा बनाया है, ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ही बनाया है, ताकि आप इसको जो है ना अच्छी तरीके से रीड आउट कर सकें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें। बाकी मैं आपको जो है वो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो वो बताऊंगा। ठीक है, मैं मतलब ये रीड आउट आपको करके नहीं बताऊंगा। कुछ जो चीजें मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने बुक से रीड किया हुआ है एक्स्ट्रा, इससे मैं वो बताऊंगा। तो काइंडली आप स्लाइड्स के साथ पढ़ते जाएं, और मैं आपको बताता जाता हूँ चीजें, जो जो मेन चीजें आप नोट डाउन भी करते जाएं उसको, ताकि आपको जो है ना हेल्प आउट हो पेपर में। अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं कि जो मुगल थे वो जहीरुद्दीन बाबर था, या जितने भी बाकी आपकी डायनेस्टी से सब रूलर जो थे आर्यन समेत, ये सेंट्रल एशिया से आए थे आपके। ठीक है, अब हम जो बात करते हैं जहीरुद्दीन बाबर के बारे में, तो जहीरुद्दीन बाबर का जो ओरिजिनल नाम है वो जहीरुद्दीन मोहम्मद था।
ठीक है। अब देखें, इनका जो है ना, मुगल जो है, मुगल मुगल हजरात को बोला जाता है कि ये मंगोल भी हैं, क्योंकि जो बाबर है इसने आके बुनियाद रखी थी, और इसी की ये जो जो बेऔलाद थी, उसी ने ही मुगल अंपायर को संभाले रखा है। ठीक है। ये विरासत में इनको मिलती गई है, बाप और बेटे के बाप के बाद बेटे को, फिर उसके इसी तरह जो है ना सारी 1857 तक यही सिलसिला रहा है। ठीक है। इनका नाम जो था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ये जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा था 1398 में, जो आपका, या शायद 12 1988 1908 में, आपका जो तैमूर था, तैमूर लंग भी नाम था उसका, और तैमूर भी बोलते हैं, उन्होंने आके इधर जो है ना वो हमला किया था बड़े सगीर पे। तो वो प्योर मंगोल थे। ठीक है। तो बाबर जो था वो अपनी अम्मी की तरफ से, अपनी मम्मा की तरफ से, उसका जो रिश्ता है वो चंगेज खां से था, और अपने वालिद की तरफ से वो जो है तैमूर, जिसके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि उसने भी आके जो है इसमें हमला किया था बड़े बड़े सगीर पे, और 1 साल के लिए इधर रहा था। तो उस अपनी वालदा की तरफ से ये चंगेज खां में इसके जो है वो सिलसिला नस्ब जो मिलता है, और वालिद की तरफ से तैमूर के खानदान में से हैं ये। ठीक है। इनको तैमूरिद भी बोला जाता है, क्योंकि ये तैमूर की फैमिली से बिलोंग करते थे, इस वजह से इनको जो है ना वो कहा जाता है तैमूरिया, तैमूरिया भी इनको बोला जाता है उर्दू में। ठीक है। अब 1494 में इन्होंने अपना जो है वो उधर से छोटा सा जो इनका कस्बा था, जिधर इनके वालिद जो रूल करते थे, तो इन्होंने उधर से जो है ना उधर का इक़्तिदार संभाला 12 साल की उम्र में। ठीक है। इनकी जो वालिद का नाम है वो शेख मिर्जा था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है अक्सर कि बाबर के वालिद का नाम क्या था, तो आपको ये ज़हन में चीजें बिठा लेनी है। अब वो पूछा जाता है कि बाबर जो है वो बड़े सगीर में क्यों आया था, तो इसकी सबसे बड़ी रीजन यही थी कि इसको मैं आपको जब से लेक्चर ले रहा हूँ इसी के जो है दिल्ली सल्तनत के, बाकी मोहम्मद गजनवी के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वो भी जो है वो वेल्थ के सिलसिले में ही इधर आए थे बड़े सगीर में, क्योंकि ये एग्रेरियन आपका एरिया था। इधर आपकी एग्रीकल्चर होती थी, और इसको इस वजह से ही इसको सोने की चिड़िया बोला जाता था। इस वजह से लोग जो हैं वो बड़े बड़े रूलर हैं जो वर्ल्ड के, वो इस तरफ जो है ना अपना रुख करते थे, सिर्फ जो ना वेल्थ को लेने के लिए और अपने एम्पायर को मजबूत करने के लिए। बाकी लोग आते थे, वो हमला करते थे, लूट के वापस चले जाते थे। लेकिन बाबर पहला मतलब वो रूलर है जिसने आके एक अच्छे तरीके से इधर आके कंसोलिडेशन की है, अपने एम्पायर को मजबूत किया है। ठीक है। 1526 में जब इधर आते हैं ये, 1526 में, और 1530 में इसकी जो है ना वो डेथ हो जाती है। ठीक है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड लिखा हुआ है कि काबुल में इन्होंने जो है सबसे पहले अपनी जो सल्तनत थी कायम की। उसके बाद जो है ये इधर आ गए, बरसगीर पे आके इन्होंने जो हमला किया, और 1526 में इनकी पहली वॉर हुई थी इब्राहिम लोदी के साथ, वो भी हमारी मुस्लिम डायनेस्टी थी। ठीक है। उसका लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, उसके साथ जो है ना इनकी लड़ाई हुई, और इसमें इसने जीत लिया, और जीत के जो जंग जीत के फिर उन्होंने अपना जो है ना एक बाकायदा जो अपनी सल्तनत है वो इधर जो है ना इन्होंने कायम की। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किस के कहने पे जो है ना बाबर ने आके इधर हमला किया था, तो वो दौलत खान लोधी था। इसी का जो है ना वो इब्राहिम लोधी का पता नहीं कुरियलिटी भी था। तो इसने उसको इनवाइट किया था, क्योंकि ये खुद लालची था। लालची इस तरह से था कि उसने कहा था कि अगर ये आके इब्राहिम लोधी को हराएगा तो इधर से वेल्थ लेगा, खजाना लूटेगा, फिर वापस चला जाएगा। उसके बाद जो वो जो ज्यादा जिसे कहते हैं तगड़ा उम्मीदवार सल्तनत का, वो पीछे जो है वो दौलत खां ही बचेगा, और सारी सल्तनत इसको दी दी जाएगी। उसके बाद वो इसका कंट्रोल संभाल लेगा। लेकिन अब बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ इसके साथ, कि बाबर आया, उसने हमला किया, और उसने इसे जो है ना अपना वो परमानेंट रेजिडेंस बना लिया दिल्ली को ही। तो वो रुक गया। तो फिर वो जो है ये दौलत खान और सांगा, राणा सांगा मेवार बोलते हैं, इसका ओरिजिनल नाम जो है अब नोट डाउन करने, वो राणा संग्राम सिंह था। ठीक है। अब देखें, अब हमने यहाँ पे एंड किया था जो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत
1526 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये अक्सर पूछा जाता है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई है कब हुई, जो दूसरी लड़ाई है वो कब हुई, और जो तीसरी लड़ाई है वो कब हुई। ठीक है, अब देखिए, ये जो इन्होंने आए आके हमला किया बाबर ने, इसके जो है ना वो साथ जो है वो 12,000 सोल्जर थे, और बाज बुक्स में है जो लिखा हुआ है कि सिर्फ 8,000 के जो थे इनके साथ जो लड़ाई करने वाले सिपाही थे सिर्फ। ठीक है, जबकि इब्राहिम लोदी के पास जो है वो 1 लाख की जो आर्मी थी उसके पास, उसके साथ जो 1,000 एलिफेंट थे। ठीक है, लेकिन बाबर जो था ये बड़ा एक्टिव और बड़ा ट्रेंड था ये दूसरे में वॉर में, क्योंकि इसने छोटे होते ही जो है वो जंगल में अपनी सारी उम्र गुजारी थी, इसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लड़ लड़ के इसने ये बहुत ज्यादा ट्रेन हो गया था। अब मैं आपको ना छोटा सा जो है वो इसका इंट्रोडक्शन बताता जाता हूँ कि बाबर ने क्या किया। बाबर ने आके सबसे पहले तो यहाँ पे ना खंदकें खोदी, छोटी छोटी खंदकें खोद के उसमें इन्होंने नुकीले हथियार जो है ना वो उधर रख दिए, और फिर साथ उसमें ना वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक जिसको हम ऑयल कह सकते हैं, एक किस्म का जैसे पेट्रोल हो गया, इसी किस्म का कोई ऑयल था, उस पर गिरा दिया था, और वो बहुत दूर तक गिरा दिया था। एक जैसे चक्कर होता है ना, ऐसे चक्कर बना के इसमें ना इन्होंने डाल दिया था उधर। तो जब इब्राहिम लोदी की जो है वो फोर्स आई, तो हाथी, जब जाहिर सी बात है हाथियों का वजूद बड़ा होता है, और वो हाथी अपने पाँव के नीचे दे के ही लोगों को, जो सिपाही होते थे उस दौर में, उनको वो रगड़ देते थे, उनका कत्ल कर देते थे। ठीक है, और वो फौज में भगदड़ मच जाती थी, फिर वो वापस लौटने पर मजबूर हो जाते थे। लेकिन इसके लिए बाबर ने एक जो है वो तकनीक इस्तेमाल की, और उसने उधर जो नुकीले हथियार वगैरह रख दिए। तो जब वो आर्मी करीब पहुंची इब्राहिम लोदी की हमला करने के लिए बाबर पे, तो इसने जो है ना वो आग लगवा दी। जो उसने रखा हुआ था वो घास फूस और वो खंदकें रखी हुई थी, उसमें आग जो है ना लगा दी। तो जब हाथी करीब आया तो हाथी जो डर गए, आग से हाथी बहुत भागता है, तो हाथी उन्होंने जो पीछे ही रुख कर लिया, और अपनी ही जो इब्राहिम लोदी की आर्मी थी उस पे चढ़ दौड़े। तो फिर बाबर का टारगेट ये था कि मैंने सबसे पहले जो है ना इब्राहिम लोदी को जो है कत्ल करना है, उसके बाद जो है बाकी आर्मी में उसका मोरल डाउन हो जाएगा और खुद ही भाग जाएगी वो। ये दो तरीके इस्तेमाल किए। उसके बाद जो इनका अंकल था, जैसे ये बताया भी मैंने आपको ऊपर, के दौलत खां और बाकी राणा संग्राम सिंह, इन्होंने जो अपनी आर्मी के इनके मेजर थे, इन्होंने अंदर डाल दिए थे इब्राहिम लोदी की आर्मी में, और उन्होंने उन्हीं पे ही जो है वार किए। इस तरह जब आग लगी तो हाथी जो है वो पीछे भागे, और इब्राहिम लोदी की जो है आर्मी उसी पे चढ़ दौड़े, और जो है नाकाम हो गए। अब इब्राहिम लोदी को जिसके नोबेल्स थे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नोबल होते थे, जैसे हमारे इधर वज़रा होते हैं ना, उसी तरह उनके जो है वो नोबल्स थे। तो नोबल्स ने इब्राहिम लोदी को मशवरा दिया कि आप जो है अभी चले जाओ इधर से, आप चले जाओगे तो अब इनमें जो बाबर की आर्मी है, ये सारे 12,000 सोल्जर है, हमारी 1 लाख आर्मी है, तो हम इजीली इनको कुचल देंगे, क्योंकि इनके पास लड़ने का स्टेमिना नहीं होगा। उधर बाबर को भी पता था कि हम 6 से 8 घंटे से ज्यादा लड़ नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले उनकी आर्मी जो है वो मारी जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले ही जो अटैक किया इस पे ललकारा दूसरे को, इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को जो है इसने ललकारा, तो वो इब्राहिम लोदी जो अगरूर में आ गया, उसने आके जो है ना उस पे अटैक कर दिया बाबर पे। तो इनके खिलाफ जो लड़ाई रही, और इन्होंने इसने फौरी बाबर ने जो ना वो इब्राहिम लोदी को कत्ल कर दिया। तो वहां पे ही उनका जो है वो मोरल डाउन हो गया, और वो भाग गई उनकी आर्मी, जो 1 लाख की आर्मी थी उसको सर छुपाने की जगह न मिली। तो इन्होंने इनका पीछा किया, और यहाँ पे अपना जो रूल है उसका आगाज किया। उसके बाद मुख्तलिफ बुक्स में इनके जो बाबर है इसके बारे में लिखा जाता है कि ये काफी रिलीजियस बंदा था, कि जब ये लड़ रहा था तो इसने अपनी पूरे जो आर्मी थी, इसके पास जो शराब के मटके थे वो भरे हुए थे। तो इसने बोला था कि सईदे में मतलब गए, इन्होंने फिर कहा कि अगर हम ये जंग जीत जाते हैं, अल्लाह पाक से दुआ की कि अगर ये जीत जाते हैं तो मैं उसके बाद जो है ना शराब को मुंह नहीं लगाऊंगा, और ना ही कभी किसी अपने उस सिपाही को लगाने दूंगा, और हम जो है वो बड़े तरीके से इसको लेके चलेंगे। तो पता नहीं अल्लाह ताला की जात ने वो दुआ ही कबूल फरमा ली, और इसका जो है ना वो रोल इधर कायम हो गया। तो ये जो थी मैंने आपको जो पानीपत की वार हुई थी मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। ये चीजें जो हैं ये इसी में यही चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, क्योंकि इतनी डिटेल में इसमें लिखना जो है पॉसिबल नहीं है।
इस वजह से जो मैंने इसमें चीता चीता चीजें हैं वो आपको लिख दी हैं, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरी टेलिंग के जरिए, ताकि आप जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी लिखते जाएं। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि जो है था ना बाबर, इसने हमला तो कर दिया कि दूसरे पे, बड़े सगीर पे, लेकिन ये जो है ना वो ज्यादा देर तक ना इधर अपना रूल कायम नहीं रख सका। मतलब इसकी जो है ना वो लड़ाई जारी रही, अपनी जंगों में ही इसने अपना जो है ना वो सारा टाइम गुजारा है। चलें जी, ठीक हो गया। अब देखेंगे आप कि इन्होंने इसने जो है बाबर ने अपनी जो सारी जिंदगी है ना वो जंगों में गुजारी है। इसने बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है, पहले ही जो है वो उसके बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करके छोटे से एम्पायर को करके ये आया था इधर। ठीक है। अब देखें, अब मैंने आपको जैसे बैकग्राउंड में बताया था कि पहले इसको दौलत खां और जो था राणा सांगा, इनसे मिल के बुलवाया बाबर को इब्राहिम लोधी को शिकस्त देने के लिए। अब यहाँ पे देखें आप कि क्या हुआ कि राणा सांगा भी इसके खिलाफ हो गया। ठीक है। और इसको जंग के लिए जो दावत दी, और राणा सांगा और बाबर के दरमियान जो जंग हुई थी, बैटल ऑफ खानवा कहते हैं इसको, ये 1527 में हुई, 1527 में हुई थी ये। उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फतेहपुर सिकरी के नजदीक जो है वो एक मैदान जंग था, वहां पे इनको जो है ना वो इनकी जो जंग हुई। उसके बाद जो है हम आते हैं, इसमें शिकस्त जो हुई थी वो भी आपके जो है ना राणा संग्राम सिंह को शिकस्त हो गई थी, बड़ी जो है ना वो बुरी शिकस्त हुई थी इसको। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है। चंदारी वार भी बोलते हैं इसको, चंदेरी भी बोलते हैं। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में फर्क आ जाता है। ठीक है जी। तो ये मदनी राय थी, एक एक जो है ना छोटा सा इलाका था मालवा, उसकी जो है ये उधर की रूलर ये थी। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इधर जब बाबर आया था ना तो उधर अनारकी थी बिल्कुल। अनारकी ये थी कि छोटी छोटी हुकूमतें थी, लोगों ने छोटे छोटे गवर्नर लगा के अपनी अलग से सल्तनतें बनाई हुई थी। तो उनके खिलाफ ये वाली जो है बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी, ये भी जो है बाबर जीत गया था। उसके बाद जो है बैटल ऑफ घाघरा हुई। ठीक है। इसके जो है ना 1529 में हुई थी। ठीक है। ये अब जो है बाबर और अफगान अफगान के दरमियान हुई थी। अब मैं बताता चलूं आपको, ये जो है ना इधर अफगानों ने भी अपना सर उठा लिया था। और क्योंकि जाहिर सी बात है, इधर जो है वो हमारे पास पाकिस्तान में अभी भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पठान जो है वो किस इलाके में है, तो इसका आंसर ये है कि पाकिस्तान में ही है। तो अफगानिस्तान में वैसे उनकी पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन अफगानिस्तान की पॉपुलेशन पाकिस्तान की निस्बत बहुत कम है, इस वजह से जो है कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है अफगानिस्तान से भी ज्यादा पठान है। तो वो जो लोधी डायनेस्टी थी, ये अफगानी डायनेस्टी थी। ठीक है। ये अफगान थे, तो अफगानों को इस चीज पे बड़ा गुस्सा आया कि इसने आके हमारी जो है वो सल्तनत पे कब्जा कर लिया है, तो वो भी इसके खिलाफ खड़े हो गए। तो ये बैटल ऑफ घाघरा भी बोलते हैं इसको, घाघरा भी बोलते हैं। ये 1529 में अफगानिस्तान जिसे हम अभी कहते हैं, इसी के ही लोग थे वो, क्योंकि तब भी वो कोई बॉर्डर वगैरह नहीं था, तो ये एक इलाका था। तो इनके दरमियान ये जंग जो हुई थी, जो बाबर ने ये भी जंग जीत ली थी। ठीक है। अब आ जाता है हुमायूं। हुमायूं जो है, ये नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं भी बोलते हैं इसको। तो ये बाबर का बेटा था। आपने अक्सर जो है वो ये वाकया बहुत मशहूर है, आपने सुना होगा कि बाबर था, ये जो बाबर का बेटा हुमायूं था, ये बीमार हो गया था और इसकी जो है ना वो बचने की उम्मीदें बहुत कम थी। ठीक है। ये जैसे कहते हैं बिस्तर मर पे पड़ा था और इसकी जान निकल रही थी। तो बाबर ने इधर भी जो है ना वो दुआ की थी कि या अल्लाह जो है मेरी जिंदगी जो रहेगी जितनी भी बाकी, वो मेरे बेटे को लगा दे। ठीक है। और मेरी जो जान है वो इसकी जगह जो है मुझे बीमारी दे दे, और मेरी जान को वो जो है ना वो आपको कब्ज कर ले। इसी तरह का मतलब जो ये, इतना तो नहीं पता होता कि रियलिटी के साथ इसका कोई लिंक है या नहीं, लेकिन बहुत सारे अथेंटिक राइटर हैं, उन्होंने ये इस चीज को जो है ना वो बयान किया हुआ है। क्योंकि जो इसने अपना खुद ऑटोबायोग्राफी भी लिखी हुई है बाबर ने, तो उसी में से ये चीजें जो है ना वो उठाई जाती हैं अक्सर, और इस पे डिबेट की जाती है। तो जैसे ही अब बाबर ने ये दुआ की, तो हुमायूं जो है वो दिन ब दिन ठीक होता गया, और जो बाबर है वो दिन ब दिन वो है जो बीमार होता गया, और उसकी डेथ हो गई बाबर की, और हुमायूं फिर जो है ना फुली रिकवर हो गया। तो 1530 में जो है इसने आके जो होल्ड है बरसगीर का, दिल्ली सल्तनत दिल्ली का, वो आके संभाला।
ठीक है। इसका जो बाप था बाबर, वो बड़ा जो है ना वो परहेजगार हो गया था आखिर के दिनों में आके, और वो कहता था कि इसके हुमायूं सबसे बड़ा था, इसके बेटे, इसके छोटे भाई भी थे। तो इसका बाप इसको नसीहत कर गया था कि जो एंड वाली वसीयत होती है कि बेटा अपने भाइयों के साथ ना हमेशा प्यार से रहना, इनके साथ कभी जंग ना करना। ठीक है। तो इसी वजह से इसको बहुत सी मुश्किलात भी जो है वो उठानी पड़ी थी हुमायूं को, क्योंकि इसके भाई ही जो थे वो इसके खिलाफ रिवोल्ट करते थे, इसके खिलाफ उठ खड़े होते थे। ठीक है। तो 23 साल की उम्र में 1530 में इन्होंने जो आके वो अपना जो तख्त वो संभाला था। तो अभी 10 साल तक ये जो है ना अंदरूनी रिवॉल्ट जो इनके दरमियान होते रहते थे, वो इनके साथ ही भुगत रहे थे कि 1540 में जो है ना वो एक अफगान रूलर था, जो अफगान जो एक जैसे कहते हैं सिपाही था, वो उठ खड़ा हुआ इसके खिलाफ, और इसने इसको उसने इसको जो हुमायूं को शिकस्त दे दी। अगर एज अ जो है ना वो देखा जाए ना सोल्जर, एज अ जैसे कहते हैं हम पे आर्मी मैन देखा जाए, तो इसमें इतना वो पावरफुल नहीं था। लेकिन एज अ किंग आप कह सकते हैं कि उसकी जो है ना थोड़ी थोड़ी सी पॉलिसी जो है वो अच्छी थी। ठीक है। इसने दो तीन जो है वो बैटल ऑफ चौसा भी बोलते हैं इसको, चौसा भी बोलते हैं। ठीक है। शेर खान के साथ लड़ी थी, शेर जिसको हम शेर शाह सूरी भी कहते हैं। ठीक है। इसमें इसको शिकस्त हुई थी, जो शेर शाह सूरी ने इसको, शेर शाह सूरी और हुमायूं के दरमियान जो लड़ाई हुई थी, जिसको हम बैटल ऑफ चौसा भी कहते हैं, 1539 में हुई थी। इसमें भी जो है वो हुमायूं को शिकस्त हुई थी। ठीक है। और बाकी ये छोटे छोटे इलाके जो हैं इसको ये फतह किया था शेर शाह सूरी ने। तो इसी तरह 1530 से लेके 1540 तक जो है इसका रूट रहा था हुमायूं का। और 1540 में जो है ना वो इसको शेर शाह सूरी ने शिकस्त दी, जिसकी वजह से ये भागकर जो है ना ईरान की तरफ जो मूव कर गया। और इसके से रिलेटेड भी एक वाक़या है जो मैं आपको सुनाता चलूं कि ये डूब रहा था, जो शेरशाह सूरी ने इस पे हमला किया, तो ये भागकर जो ना इसने जो जख्मी था, इसने भागकर जो है वो छलांग लगा दी, जो एक दरिया था, शायद गंगा था या जमुना था, इन दोनों में से कोई रिवर था, इसमें उसने अपनी जो है भागकर जान बचाई। अभी वो डूब ही रहा था कि एक जो वहां पे ना पानी भरने आया हुआ था सका, तो उसने इसको ना, वो तैरना आता था उसको, उसने इसको बचा लिया। ठीक है। तो लिखा है अक्सर जो है ना वो ये बात बताई जाती है कि जिसने इसको बचाया था, तो ये भी इसको किनारे पे उसने छोड़ा ही था, तो इसने इससे पूछा था कि तुमने मेरी जिंदगी बताई है, सॉरी जिंदगी बचाई है, तो मुझे बताओ कि अगर मैं कहीं बादशाह दोबारा बन गया तो तुम मुझसे क्या चाहोगे। तो उसने कहा था कि मुझे तुम एक दिन के लिए ना, जो या 2 ढाई दिन के लिए मुझे तुम ना अपनी जो है ना वजारत दे देना। इसने कहा था ठीक है, फिर ये जो है ना ईरान की तरफ मूव कर गया था। तो 1540 में ये मूव कर गया था। उसके बाद जो शेर शाह सूरी है, जिसने आके जो है वो बरसगीर का जो है ना वो तख्त संभाला था। अब जो है ना 1556 में ये जो है ना, बाज बुक्स में लिखा हुआ है 1555 में जो है ना ये वापस आ गया था उधर से। इसने आके फिर जो है इधर आके वो संभाला थी सल्तनत। ठीक है। तो ये जो अमरकोट है, ये मतलब इधर भागा था ना, अमरकोट है सिंध में। सिंध का एक इलाका है, उधर इसने स्टे किया, तो उधर ये हमीदा बानो बेगम है, इससे जो है इसकी शादी हो गई थी। ठीक है। फिर उससे ही जो है वो इसका बेटा जो है अकबर, वो पैदा हुआ था। ठीक है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन जो आपकी एक्स्ट्रा लिखी हुई है, ये आपने जो है ना वो पढ़ लेनी है। जैसे गुलबदन बेगम है, उसको पूछ लिया जाता है गुलबदन बेगम कौन थी। ठीक है। ये जो हुमायूं की सिस्टर थी, और इसने हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है। इसने जो है अपना एक नया सिटी भी जो है वो बनाया था, जिसको दीन पनाह कहते हैं, दीना पनाह भी बोलते हैं, दीन पनाह वैसे इसको उर्दू में बोलते हैं। और इसकी इधर मशहूर लाइब्रेरी भी इसने बनाई थी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीन पनाह जो सिटी है वो किसने जो है ना वो कंस्ट्रक्ट किया था, तो वो आपने बताना है कि ये हुमायूं ने किया था। और हुमायूं के बारे में एक मशहूर और भी है कि ये इसमें इसकी एक लाइब्रेरी बनाई, और ये पढ़ के उधर से उतर रहा था सीढ़ियों में, कि इसका जो है ना वो पाँव उसके अपने ही जो इसने पजामा पहना हुआ था उसके अंदर अटका, और ऊपर से गिरा, और नीचे आते इसका ना जो है ना वो जान जो ना जख्मी हो गया, और 2 दिन दिन बाद इसकी डेथ हो गई।
तो ये पूछा जाता है कि वो कौन सा बादशाह था जो सीढ़ियों से गिर के मर गया था। तो आपने इसका जो है ऑप्शन जो आ जाए या आपको वैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपने बताना है हुमायूं। इसी तरह मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा रूलर था जो के चुगन खेलते या आपकी वो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के या जो मरा था, तो वो मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबिक था। तो ये जो चीजें थी ये आपकी हुमायूं के बारे में थी कि 1530 से लेकर 1540 तक रूल रहा। फिर 1500 जो 55 है ना, उसमें ये आया था, और 1556 के जो है ना स्टार्ट में इसकी जो है वो डेथ हो गई थी ऊपर सीढ़ियों से गिर के। ठीक है। और 1540 से लेके 1554 तक, मतलब 1554 तक जो है ना वो सूर डायनेस्टी रही है आपकी। ठीक है, जिसको जिसको शेर शाह सूरी ने कायम किया था। अब हम देख लेते हैं 1540 से लेके ये देख लें 1555 तक। 1555 के एंड में जो है ना वो हुमायूं आया था इधर। ठीक है। जो अभी हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, तो ये सूर डायनेस्टी हम जो है ना वो नेक्स्ट मीटिंग में जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप साथ रहिएगा, मैं आपको ना जो है वो लिंक शेयर करता हूँ अभी न्यू मीटिंग का, तो उसे ज्वाइन करिएगा कल। तो जैसे बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बे आपका बेसिक मकसद यहाँ पे आके सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ जो इससे रिलेटेड चीजें हैं वो पढ़नी है। इस तरह का डाटा आपको हर तरह हर जगह से मिल जाएगा। आपका यूट्यूब भरा पड़ा है, आपका जो गूगल है उसमें आप हर तरह का जो मटेरियल है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। आपका इधर जो हमारे सेशन जो इन्होंने रखा हुआ है, हमारे जो मेरे सारे टीचर हजरात हैं, तो इसका मकसद सबसे बड़ा मकसद यही है कि आपका जो है टाइम बचाना है। ठीक है। आप जो है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जो अपनी आउटपुट है वो दे सके हमें। ठीक है। तो आपको मटेरियल तो हर जगह से मिल जाएगा, हर जगह से आप जो है मटेरियल ढूंढ सकते हैं। ठीक है। लेक्चर इससे भी बेहतरीन जो है आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको डायरेक्शन है ना वो आपको नहीं मिलती। ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि इधर आपको हर टीचर जो है वो अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड हर तरह से गाइड करता है। ऊपर से फिर जो हम अपना एक्सपीरियंस है वो भी आपसे शेयर करते हैं। जैसे मैंने लास्ट जो है लास्ट क्लास में आपसे शेयर किया था, तो वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो भी आप ना सुन लीजिएगा। ठीक है, वो गूगल क्लासरूम में आपके में अपलोड कर दिए होंगे मैडम ने, तो वो भी आप जो है ना वो देख लीजिएगा। तो बेसिक मकसद आपका यही होना चाहिए कि आपने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अपनी आउटपुट देनी है। अपने जो कंसेप्ट्स हैं आपके वो आपने सारे क्लियर करने हैं। क्वेश्चन क्वेश्चनिंग आंसरिंग करनी है। ठीक है। सारा आपने पूछना है। आपको एक लफ्ज भी समझ नहीं आया तो आपने बार बार उसको पूछना है। ठीक है। आपके जेहन में कोई भी क्वेश्चन है आपने बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी हेजिटेशन के वो मुझसे पूछना है, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं, आपके जो माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपकी क्लैरिटी हो सके। इसी तरह जो है आप वो ओके जो आपकी ग्रूमिंग इसी तरह से ही होनी है। सिर्फ ये एक मेथड ही है आपका आगे ग्रूम करने का, वो है क्वेश्चनिंग आंसरिंग। जब तक क्वेश्चन नहीं करते तो ऐसे होता है कि जैसे आपको समझ ही नहीं आ रही। अगर आपको समझ भी आ रही है तो वो फिर उसको आप आगे डिलीवर नहीं कर पाएंगे कभी भी इंटरव्यू में या कहीं भी आप बैठे होंगे ना। डिस्कशन का आपकी हेल्दी डिस्कशन नहीं हो सकती जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं। तो कोशिश किया करें कि कोई जो है ना जिसके आपने इसके बारे में कुछ भी सुना हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है ना वो आप किया करें, बढ़ चढ़ के किया करें। तो अब हम जो है वो शेरशाह सूरी के बारे में बात करेंगे। आपने नाम सुना होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसके बारे में पूछा जाता है वो आप पूछते हैं कि शेरशाह सूरी का असल नाम क्या था। ठीक है। तो उसका नाम जो था वो फरीद था। फरीद अहमद भी बोलते हैं, और बाज बुक्स में जो है फरीद लिखा हुआ है अकेला। तो ये चीज आपने जो है नोट डाउन कर लेनी है। उसके बारे में उसके बाद ये आपको आगे बताया इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन के किस किस इलाके को उसने फतह किया था। ठीक है। और इसका शेर नाम क्यों पड़ा था। तो ये जहाँ रहता था, जहाँ काम करता था, तो उसका जो है ना वो उसके इलाके का जो गवर्नर था, उसका जो वहां पे जाके उसने मुलाजमत की थी, और उसके साथ वो जो है ना वो शिकार पे गए थे दोनों। तो वहां पे टाइगर ने इन पे हमला कर दिया था। शेर मतलब ना टाइगर ने हमला कर दिया था कि, तो इसने खुद जो है ना वो खंजर के जरिए वो शेर को वहीं पे मार दिया था।
तो इस वजह से इसको जो है ना वो शेर खान का जो है ना, उसको शेर खान भी कहा जाता है, शेर शाह सूरी भी कहा जाता है, क्योंकि जिसने सूर डायनेस्टी जो है ना उसका आगाज किया था, उसी उसकी बदौलत इसको जो सूरी का जो है ना वो कहा जाता है ऐसा। ठीक है। इसने जो है वो पुराना किला, आपने नाम सुना होगा, इसने वो कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो किला रोहतास, रोहतास फोर्ट है, ये उसने जो है ना वो बिल्ड किया था। और इसको मैं जो है ना खुद विजिट करके आया हूँ, किला रोहतास को। और ये जंगी लिहाज से मैं कहता हूँ आउट क्लास किला जो है ना बना हुआ था। इसमें हर तरह के जो ना वो हर तरह की फैसिलिटीज जो थी वो थी, और इलाका भी काफी था। और इसका जो है वो रास्ता इसमें एंटर होने का एक ही था, इसके बाकी जो है ना पीछे सारे जो है ना पहाड़ियां थी। और ये आपका किला रोहतास है, जो रोहतास फोर्ट भी इसको बोलते हैं, ये आपका जेल में है। ये भी चीज आपने नोट डाउन कर लेनी है कि जेल में है। दरिया जेल के बिल्कुल ये पास था, लेकिन अब तो जाहिर बात है दरिया जो है वो मूव कर जाते हैं आपके इरोजन की वजह से, तो वो इससे काफी दूर हो गया है। जैसे अब देखें ना, हमारा शाही किला है, ये दरियाए रावी के जो है ना किनारे पे था, लेकिन अब देखें दरियाए रावी किस जगह पे चला गया और ये कहाँ पे रह गया है। तो शेर शाह जो एडमिनिस्ट्रेशन में मैं आपको बताने लगा हूँ कि 1540 से लेके 1545 तक, ये सिर्फ ना जो है वो 6-5 साल इसका ना जो रूल रहा था बड़े सगीर पे। ठीक है। और इसको बहुत शातिर और चालाक जो रूलर है वो बोला जाता है, कि ये बहुत ही तेज था, बहुत ही मतलब इसके पास ट्रिक्स बहुत थी। और ये साथ थोड़ा सा ना असले का बड़ा मुश्किन था, कि खुद ये जो है ना वो टैंक वगैरह बनाता रहता था और इस ऐसे जो तजर्बात करता रहता था। और मैं आपको बताता चलूँ, ये 1545 में डेथ भी इसी तरह ही हुई थी, कि ये जो है ना वो कोई काम कर रहा था उसी पे ही, किसी टैंक को बना रहा था, वो आर्टरी को ट्रेन कर रहा था, उसका उसमें बारूद था, तो वो एकदम जो है ना उसका एक्सप्लोड हो गया। उसके उसका जो जब वो धमाका हुआ तो इसका जो सारा मुंह ही ऊपर से उठ गया, और वहां पे उसकी डेथ हो गई। ठीक है। इसने सूर डायनेस्टी जो है 1540 में आके जो वो कायम की थी, और वो 1555 तक रही थी। ठीक है। उसके बाद फिर जो मुगल है, मुगलों का दौर स्टार्ट हो गया था। जो है वो हुमायूं अपनी वो फौज को ट्रेन करके फिर वापस आ गया था, और वापस आके उसने अपना जो एम्पायर है इनसे वापस ले लिया था। ठीक है। इसने एडमिनिस्ट्रेशन की थी। यह अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दीवान रिसालत क्या था। ठीक है। दीवान वजारत क्या था, दीवान अरस क्या था, दीवान इंशा क्या था। ठीक है। इंशा आपका मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन था। ठीक है। अरस था इंचार्ज ऑफ द आर्मी। ठीक है। वजारत था रेवेन्यू और फाइनेंस के, इसने सारे जो मसले मसाइल थे उसको इसने देखना होता था जैसे, और इसको वजीर भी बोलते थे उसमें। ठीक है। उस दौरान दीवान रिसालत था फॉरेन मिनिस्टर आपका, जिसने फॉरेन मामला देखने होते थे, फॉरेन पॉलिसी देखनी होती थी, बाकी जो सल्तनत थी उनके साथ जो अपना ताल्लुकात थे उनको देखना होता था। ठीक है। अब 1555 में दोबारा आता है, क्योंकि सूड डायनेस्टी तब तक वो बिल्कुल नकारा हो चुकी होती है। तो ये आके जो है हुमायूं दोबारा हमला करता है, और अपनी सल्तनत को जो है वो बिल्कुल मतलब ना अच्छी तरह से इनको जिधर से एलिमिनेट करके अपनी जो है वो सल्तनत को वापस ले लेता है। ठीक है। अब जो एक उसके बाद एक चीज इसमें मेंशन करना भूल गया मैं आपका, वो आपका है जीटी रोड। आपने इसका नाम सुना होगा। तो ये आपका ग्रैंड ट्रंक रोड था। ये भी इसने जो है ना शेरशाह सूरी ने बनाया था। उसके बाद जो है हम अकबर द ग्रेट, आपने सुना होगा, इनसे जो है ना काफी मूवीज भी बनी हैं। ठीक है। ये इसका भी जो है किरदार बड़ा कंट्रोवर्शियल है, जो हिंदुओं को जो है ना वो ज्यादा सपोर्ट रहे हैं, जो हिंदुइज्म उसने बड़ा प्रमोट किया है। वो कहते हैं कि इसकी जो बेगम थी वो भी हिंदुओं में से ही थी, जो इसके वजीर थे वो काफी ज्यादा जो है ना वो हिंदू ही थे, और इसने जिजिया भी है वो भी जो है ना वो उधर से जो उठा दिया था। तो इधर से जो हम अब अकबर का जो ना वो आगाज करने लगे हैं। तो इसका जो रीन है वो जो रूल है वो 1556 से लेके 1605 तक रहा है। ठीक है। हुमायूं का ये जो है वो बेटा था। ठीक है। अब पूछा जाता है कि हमीदा बानो बेगम कौन थी, तो वो हुमायूं की बीवी थी। ठीक है। और जाहिर सी बात है फिर वो जो है अकबर की वालदा थी। ठीक है। ये पैदा कहाँ हुआ था, जो है अमरकोट। ठीक है। अमरकोट है इधर का इलाका है सिंध का। ठीक है। उधर ये पैदा हुआ था। तो जो कला काला नौर एक इलाका है, इसमें इसको जो है ना वो दी गई ताज पहनाया गया था। सबसे पहले 13 साल भी इसकी उम्र थी, इसको लाके बिठा दिया गया था। तो ये आप देख लें, ये मैप देख लें आप।
सबसे पहले जो आपको ये शेड दिख रहा है, शेड जो है ना वो दिख रहा होगा आपको। दो तरह के शेड हैं कि मुगल अंपायर जो आपका 1605 तक कितना रहा है, और मुगल अंपायर जो 1707 तक जो है आपका वो कितना रहा है। ठीक है, तो ये मेन मेन जो इलाके हैं इसके ये भी शो कर दिए गए हैं। गजना, काबुल, अफगानिस्तान, कंधार, लाहौर, पानीपत का इलाका। जैसे पानीपत मैंने आपको बताया कि इधर बहुत फेमस इलाका है, क्योंकि इधर बहुत सारी तीन जंगें जो मेन है वो भी हैं। उसके बाद दिल्ली है, फतेहपुर सिकरी है, ठीक है, आगरा है, लखनऊ है, पटना है। ठीक है, ये गंजीज रिवर जिसको हम गंगा बोलते हैं। ठीक है, ये प्लासी वाला जंग, जब आपने सुना होगा जो जंगे प्लासी थी जो 1557 में हुई थी। ठीक है, ये बंगाल, उसके साथ कलकत्ता, साथ असम है। ये जो फिर नीचे आ गया इलाका, मैसूर वाला इलाका है, मद्रास वाला इलाका है, हैदराबाद वाला है। ये आके फिर जो औरंगजेब है ना, उसने इसको फतह किया था। पहले ये जो है ना वो मुगल सल्तनत में शामिल नहीं था, मुगलिया सल्तनत में बिल्कुल भी ये शामिल नहीं था। ठीक है, तो बैरम खान जो है ना वो एक हुमायूं का एक जो कहते हैं बहुत नोबल ही कह सकते हैं आप इसको कि नोबल था। और उसका जो है ना वो रूलर, जिसको सारा रूल आउट करता था, अपना जो बहुत सारा इलाका है ना इसने संभाल रखा था। जी राव तैयब, आप अपना माइक ऑफ कर लें। तो बैरम खान ने काफी, क्योंकि अकबर की तब एज छोटी थी, तो तब तक इसने जो है ना वो रूल किया। बैरम खान ने इसको सारे जो मशवरे और सारा कुछ यही देता था आके। ठीक है, आर्ट और कल्चर और कल्चर के आर्किटेक्चर के बारे में बताया हुआ था, किसने क्या क्या जो है ना वो किया था, कायम किया, बनाया था। इसने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए थे, जिसमें जिसमें आगरा फोर्ट सबसे फेमस है। ठीक है, जिसमें रेड सैंडस्टोन लगा हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारे जो बनाए थे उन्होंने। अब देखें, ये अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि फतेहपुर सिकरी सिटी है वो किसने जो है वो कायम किया था। मैं अब तक हम जो चार पांच सिटी में पढ़ चुके हैं, अभी हमने लास्ट जो है वो मीटिंग में हमने ये पढ़ा था कि जो दीनपरा सिटी है वो किसने बनाया था। वो हुमायूं ने बनाया था। इसने फतेहपुर सिकरी बनाया था। फतेहपुर सिकरी का अक्सर पूछ लिया जाता है इसका मीनिंग क्या है, तो आपने ये लगाना है कि सिटी ऑफ विक्ट्री बोला जाता है इसको। ठीक है, बुलंद दरवाजा, जामिया मस्जिद, ये भी अकबर ने जो है वो बनवाई थी। ठीक है, गुजरात में। ठीक है, जोधाबाई पैलेस एंड पंच महल विद 5 स्टोरीज। ठीक है, इसने अपना जो आम अपना टॉम्ब है वो खुद ही बनाया था। इसने कहा था कि ये जो है मैं मतलब जब मैं मरूँ तो मुझे यहाँ पे जो है ना वो दफन किया जाए। ठीक है, जहांगीर महल भी इसने ही पैदा सॉरी बनाया था। ठीक है, और ये एक और जो है छोटा सा फोर्ट या इसको टेम्पल कह सकते हैं, इसने बनाया था। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हिंदुओं का ना जो सपोर्टर था, इस वजह से ये बहुत सपोर्ट करता था। उसके बाद इसकी जो है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको देख लें। ठीक है, सूबा। ठीक है, सूबा बनाया था, फिर सरकार थे, जैसे अभी हमारे विलेजेस हैं, उसके बाद हमारी जो हैं वो टाउन्स होते हैं, टाउन्स के बाद हमारी जो है सिटीज होते हैं, सिटी के बाद हमारे तहसील है, तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद डिवीजन है, डिवीजन के बाद हमारे जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस के बाद हमारा जो है वो फेडरल है। ठीक है, इस तरह की हायरार्की है। इस तरह की हायरार्की तब भी थी। ठीक है, सूबा था जिसको हम प्रोविंस बोलते हैं, सरकार थी उसको उसको डिस्ट्रिक्ट अब जिसको हम कहते हैं वो तब सरकार थी। ठीक है, ये जिसको पारागनाज भी बोलते हैं, परगनाज भी बोलते हैं, मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग से है। ठीक है, इसमें जो इनके हेड थे ये दिखा दिए गए हैं। शिकतर था जो, ठीक है, जो सब डिस्ट्रिक्ट का जो हेड था, जिसको अभी हम तहसील बोलते हैं, उसका था। ठीक है, फौजदार तो सूबे का था, जो सूबेदार जो उसको अब हम गवर्नर बोलते हैं, तब सूबेदार था। विलेज का मुकद्दम था। ठीक है, विलेज हेडमैन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब जो है इसने बड़ा मशहूर जो आप कहते हैं ना कि सुनने में आता है कि इसने दीन इलाही, ठीक है, इसने कोई अपना दीन ही अलग से जो है ना वो याद कर लिया था। इसको बड़ा इंटरेस्ट था मतलब ना दीन के बारे में बहस सुनने का। तो ये अपने जो इसने एक अलग से एक मुकाम बनाया हुआ था अपने महल में। तो उधर ये मुख्तलिफ पारसी हो गए, ठीक है, रोमन्स हो गए, ये सबको बुला के उनकी जो डिबेट करवाता था उधर। ठीक है, फिर देखता था कि किसका रिलीजन किससे बेहतर है। फिर इसने क्या किया, इसने सब रिलीजन जो जितने भी मजहब थे ना उनको कंबाइन करके एक जो एक मजहब बना दिया। ठीक है, जिसको ये दीन इलाही कहते हैं। और इसको सिर्फ 9 बंदों ने, जो है 9 या 11 बंदों ने फॉलो किया था, वो भी इसके अपने ही थे। ठीक है, बाद में उन्होंने उन्होंने भी इसको स्किप कर दिया था। और बाद में इसका कहना यही था कि इसने इतनी जितनी भी रिसर्च की है वो सारी फजूल थी मजाहब पे, और ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा।
1582 में जो है ना इसने अपना दीन इलाही जो है वो एक बनाया था। आपने जिले इलाही और दीन इलाही को जो मिक्सअप नहीं करना। जिले इलाही जो था वो आपका गयासुद्दीन बलबन ने जो है ना वो नजरिया पेश किया था इसका, और दीन इलाही जो है वो आपका अकबर ने जो है इधर पेश किया था। ठीक है। तो इसको किसी ने भी जो है वो नहीं इतना फॉलो किया था, थोड़ी देर के लिए फॉलो किया था, उसके बाद जो है ना इसका छोड़ दिया था। उसके बाद ये अकबर के जो थे ना मशहूर जो थे कि इसकी जो कहते हैं, जैसे कबीना कह सकते हैं, जैसे नोबल्स कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो ये बड़े मशहूर है। अभी लास्ट पेपर मैंने दिया है उसमें ये बीरबल आया हुआ था कि बीरबल जो है वो किसका जो है वो स्पाई था, या किसका जो है किसके अंडर काम करता था। जो उसके बाद टोडर महल का बड़ा आता है, राजा मान सिंह है, इसका बड़ा पूछा जाता है। चलो इसको हम ना जो डिस्कस कर लेते हैं इंडिविजुअली। ठीक है। अबुल फजल। ठीक है, इसने जो आईने अकबरी है इसने लिखी है। ठीक है। ये वार की इसने सरबराही भी काफी दफा की है आर्मी की। ठीक है। ये फैजी है, फैजी का आपने बड़ा नाम सुना होगा कि ये बड़ा मशहूर पोएट गुजरा है पर्शियन का। ठीक है। अबुल फजल ये भी एक पोएट था, इसका ये भाई था। ठीक है। उसके बाद जो है मतलब इसने काफी देख लें, जैसे ये लीलावाटी लिखा हुआ है। ठीक है। ये मैथमेटिक्स एक बुक थी, इसको ने पर्शियन में इसकी ट्रांसलेशन की थी। तानसीन आपने सुना होगा। तानसीन बड़ा मशहूर आपने ये नाम है म्यूजिक म्यूजिक के लिहाज से। तो ये बड़े मजे की जो है ना बांसुरी भी बजा लेता था, और काफी जो है ना वो अपने सिंगिंग के लिहाज से भी इसका नाम है। ये गाता भी बहुत अच्छा था। ठीक है। उसके बाद है राजा बीरबल। ये इसका बड़ा जो वजीर था, बहुत क्लोज वजीर था इसके, बहुत ज्यादा जो है ना वो मशवरे जो अकबर माना करता था। ठीक है। अकबर ने ही इसको जो है वो राजा और बीरबल का नाम दिया था। उसके बाद राजा टोडरमल है, ये राजा टोडरमल है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे बहुत सी पॉलिसीज बनाता था, और अकबर को इसकी पॉलिसी का बहुत फायदा हुआ था। ठीक है। बड़ा अच्छा इसने रेवेन्यू सिस्टम आके मुतारफ करवाया था। तो जो अभी तक भी हमारे जो है ना वो इसमें चलता है। ठीक है। ये शेर शाह सूरी के अंडर भी इसने काम किया है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि शेर शाह सूरी जो है वो अकबर जो बाबर है ना इसके साथ बैठ के जो वो खाना खाया करता था। लेकिन बाद में इसी ने बगावत करके जो है ना उसका जो उसका तख्ता पलट दिया था, उसकी जो आले औलाद थी उसका। ठीक है। उसके बाद राजा टोडरमल को जो है दीवाने अशरफ भी बोला जाता है। जब आपको छोटे से कुछ छोटा मोटा पेपर होता है ना, तो उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछेगा वो यही पूछेगा कि राजा टोडरमल जो है ना वो किसका वजीर था। और उसके बाद मैक्सिमम अगर गया भी ना ज्यादा से ज्यादा भी, तो वो यही पूछ सकता है कि राजा टोडरमल जो है वो किसका वजीर था। ठीक है। तो रेवेन्यू सिस्टम का था वो। अब राजा मान सिंह है। ठीक है। ये जनरल था, इसका बड़ा बड़ा नाम जो है इसका वो है, जो किसी भी जंग से ना वो नाकाम नहीं लौटता था। ठीक है। ये अजीउद्दीन है। ठीक है। ये एडवाइजर था अकबर का, अब्दुल रहीम खान या खानान बोलते हैं, सन ऑफ बैरम खान था ये। ठीक है। ये भी पोएट था एक। मिर्जा अजीज कोका, ये भी बड़ा मशहूर जो है ना नाम है। ये इसने भी अकबर के नीचे जो काम किया, also known as खाना आजम और कोटल ताश। ठीक है। तो इसी वजह से जो इसके ये जिसको हम कहते हैं ना कि नौ है, ये इनको नौलखा भी बोला जाता है। ठीक है। इसको जो है नौ रत्न भी बोला जाता है। असल असल अक्सर आपने नाम सुना होगा नौ रत्न। तो नौ रत्न उसके ये जिसको नाम उन्होंने नौ रत्न का दिया हुआ था। तो इसी की वजह से जो इसकी देखें आप कितनी देर तक जो है वो हुकूमत रही है, सिर्फ इन जो वज़रा थे इसकी वजह से। उसके बाद जो उन्होंने जो निज़ाम मुतारफ करवाया था उसकी वजह से 1600 या इतनी देख लें आप कितने ईयर्स बनते हैं आपके, 50 तकरीबन 50 ईयर्स बनते हैं। 50 ईयर तक इसने रूल किया है। इसके बाद जो इसका बेटा है अकबर शाहजहां, उसके बाद जहांगीर है। उसके बाद जो लेटर मुगल्स हैं वो रह गए हमारा, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करके उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी होगी हमारा जो जो ब्रिटिश राज है उस पे होगी। तो इंशाल्लाह हमारा जो 2-3 वीक तक ना हम पाकिस्तान की हिस्ट्री पे कहते हैं ना हम मुताला पाकिस्तान पे आ जाएंगे। तो उसके बाद इसको कवर अप करने के बाद हम जो अपना उर्दू का सिलेबस है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब मुझे बताएं, अगर कोई क्वेश्चन है
या किसी चीज की समझ नहीं आई तो वो आप बताएं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। जी, तो आ गई आप लोगों को समझ? यस यस सर। सर, समझ आ गया। चलें, ठीक हो गया, अच्छी बात। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो बाकी मैंने आपको जो लिंक शेयर किया हुआ है वो आप टेस्ट जरूर दें। टेस्ट नहीं देंगे तो मैं आपको, मेरी बात ये लिख लें, आपकी कभी भी तैयारी नहीं हो सकती टेस्ट के बगैर। तो हम आपके लिए बड़ी मेहनत से, मैंने पूरा दिन लगा के उस दिन आपके लिए पीपीएससी के पैटर्न पे जो है ना वो एक टेस्ट बनाया है। तो उसको आपने जो जरूर अटेम्प्ट किया करें। अभी तक सिर्फ जो है ना 5-6 लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया है, तो जो बंदा अटेम्प्ट करेगा टेस्ट को वो ही आगे निकलेगा। तो काइंडली जो है ना वो अपना टेस्ट टाइम से दिया करें। टेस्ट देने से आपकी जो है प्रोग्रेस का हमें पता चलेगा कि किस तरह से आप जो है ना वो आगे जो है ना बढ़ रहे हैं। चलें, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम अपना आगे वाला जो काम